नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विवेक स्टडी पॉइंट में। 200 से अधिक एग्रीकल्चर के प्रश्नों की हल श्रृंखला को लेकर के मैं आपका तीसरा पार्ट लेकर के आपके सामने हूँ। जो भी लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, गेहूँ के बीज का औसत परीक्षण भार होता है 20 से 30 ग्राम, 40 से 42 ग्राम, 48 से 52 ग्राम, 55 से 60 ग्राम। तो गेहूं के बीज का जो टेस्ट वेट होता है वो 40 से 42 ग्राम होता है। दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, गेहूं की ईयर काकल बीमारी किस निमेटोड के कारण होती है? पहला है एनागोइना ट्रिटिसाई, मेलाइडोगाइना जबानिका, मेलाइडोगाइना इनकॉग्निटा और इनमें से कोई नहीं। तो गेहूं की ईयर काकल या गेहूं की सेहूं बीमारी रोग जो होती है, बीमारी होती है जो, वो एनागोइना ट्रिटिसाई से होती है। और इनके बारे में बताऊँ तो मेलाइडोगाइनी जो इनका मेलाइडोगाइना स्पीसीज जो है, ये जो है ये जो पौधों की जड़ों में गांठ बनाने वाली, जैसे टमाटर की जड़ों में, जौ की जड़ों में जो गांठ बनती है बीमारी, ये सूत्रकृमि मेलाइडोगाइना स्पीसीज बनाती है। और जो गेहूं में ईयर कॉकल जो लगती है, सेहूं या गेगला लगता है, वो एनागोइना ट्रिटिसाई से लगता है। पहला ऑप्शन हमारा सही है। गेहूं को सिंचाई हेतु प्रथम एवं सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्था है, ये तो सबको पता रहता है। सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे क्रिटिकल स्टेज जो है गेहूं की सिंचाई की, ये CRI है, क्राउन रूट इनिशिएशन, जिसको शिखर जड़ अवस्था कहते हैं। क्राउन रूट इनिशिएशन, जिसको शिखर जड़ अवस्था कहते हैं, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है CRI। गेहूं की टुंडू बीमारी का कारण, गेहूं का टुंडू बीमारी का कारण निम्न जीवाणु है: एनागोइना ट्रिटिसाई, पायरिकुलरिया ओराइजी, कोरोनी बैक्टीरियम। तो इनमें एनागोइना ट्रिटिसाई में बताया हूँ, जो गेहूं का ईयर कॉकल होता है उसकी है, निमेटोड ही है। पायरिकुलरिया ओराइजी जो धान की है, धान में लगती है। और ये कोरोनी बैक्टीरियम, इसका टुंडू बीमारी जो गेहूं की है, उसमें सही ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, गेहूं की अधिकतम उपज के लिए प्रति वर्ग मीटर बाली युक्त किल्लों की संख्या होनी चाहिए: 300 से 350, 400 से 450, 200 से 250, 100 से 150। तो गेहूं के लिए जो प्रति वर्ग मीटर संख्या है वो 300 से 350 होनी चाहिए अधिकतम उपज लेने के लिए। गेहूं एक C3 तथा दीर्घ प्रकाश छिप्पी पौधा है। इसके अंकुरण के लिए इष्टतम तापमान आवश्यक है: 15 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड या 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो गेहूं के अंकुरण के लिए, जर्मिनेशन के लिए 20 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है अच्छा होता है, ज़रूरत होता है, आवश्यक होता है। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा 750 मिलीमीटर या इससे कम होती है, तो ऐसे में खेती करना क्या कहलाता है? ड्राई फार्मिंग, ड्राई लैंड फार्मिंग, रेन फेड फार्मिंग या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें 3 कैटेगरी होती हैं। एक होती है 750 से 750 से कम, 750 से कम, तो इसको कहते हैं हम लोग ड्राई फार्मिंग। और दूसरी होती है 750 से 1150, 750 से 1150, इसको कहते हैं ड्राई लैंड फार्मिंग, और अर्थात शुष्क भूमि कृषि। और तीसरी होती है 1150 से अधिक, तो इनको हम लोग रेनफेड या बारानी कृषि कहते हैं, वर्षा आधारित कृषि कृषि कहते हैं। तो इसमें पूछा है कि 750 मिलीमीटर या इससे कम, तो इस प्रश्न में हमारा पहला ऑप्शन से ड्राई फार्मिंग यानी शुष्क कृषि कहते हैं। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा 750 से 1150 मिलीमीटर हो, खेती करना कहलाता है। जिम्मेदारी 750 तक हो तो इसको ड्राई लैंड फार्मिंग या शुष्क भूमि कृषि कहते हैं। ऐसे क्षेत्र जहाँ की औसत वर्षा 1150 मिलीमीटर अथवा इससे अधिक हो, खेती करना कहलाता है। ऐसे में रेनफेड या वर्षा आधारित खेती कहलाता है। ड्राई फार्मिंग शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? ये विट्सो ने 1893 में दिया। जिंक सल्फेट को निम्न में से किसके साथ नहीं मिलाना चाहिए? यूरिया, म्यूरिएट ऑफ पोटाश, कंपोस्ट या फिर DAP के साथ। तो जिंक सल्फेट को DAP के साथ नहीं मिलाते हैं, क्योंकि इसकी जो फास्फोरस होती है P2O5, ये मिलकर के जिंक फास्फाइड या जिसे हम लोग सल्फास कहते हैं, ये बना लेती है, जो कि हानिकारक होती है, इसलिए DAP के साथ इसको नहीं मिलाते हैं। DAP चौथा ऑप्शन सही है। गेहूं में किल्ले निकलने के लिए आवश्यक तापमान है 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड, 16 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 22 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें 22 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है कल्ले निकलने के लिए, टेलरिंग के लिए आवश्यक है। अगला है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने
जलवायु विभाजन के लिए मृदा की फिजियोग्राफी तथा बायोग्राफी को ध्यान में रखा, किंतु राष्ट्रीय आयोग 1976 ने जलवायु विभाजन के लिए एकमात्र प्राचल पैरामीटर लिया था। कौन सा? वार्षिक वर्षा वितरण, फसलों का वितरण, भूस्थलाकृति या मृदा की विशेषताएं। तो जो राष्ट्रीय कृषि आयोग ने जो जलवायु विभाजन के लिए पैरामीटर रखा वो वार्षिक वर्षा वितरण का केवल रखा था। भयानक सूखे की स्थिति कही जाती है जब एरिडिटी इंडेक्स पहुंच जाता है 0.5 से 0.75 के बीच, 1 से 2 के बीच, 3 से 4 के बीच, इनमें से। तो एरिडिटी इंडेक्स जब 1 से 2 के बीच पहुंच जाता है तब इसे भयानक सूखे की स्थिति कहते हैं। सूरजमुखी के तेल को तुलनात्मक रूप से अच्छा मानने का कारण निम्न की उपस्थिति है: असंतृप्त वसा की कम मात्रा, उच्च गुणवत्ता की असंतृप्त वसा की अधिक मात्रा, संतृप्त वसा की अधिक मात्रा। तो इसमें उच्च गुणवत्ता की असंतृप्त वसा की अधिक मात्रा जो है अनसैचुरेटेड फैट की अच्छी क्वालिटी पाई जाती है, इसलिए इसको ये अच्छा माना जाता है जो हार्ट पेशेंट होते हैं उनके लिए। इन सिटू वाटर हार्वेस्टिंग का अर्थ है पानी को बहने देना, पानी के बहाव को बढ़ाना, वर्षा जल को उसी स्थान पर एकत्रित कर बाद में सिंचाई आदि के लिए प्रयोग करना, या इनमें से कोई नहीं। इसमें तीसरा ऑप्शन जो है सही है, जहाँ पर पानी है वहीं पर उसको इकट्ठा कर लेना या उसी जगह पर बाद में उसको प्रयोग कर लेना, ये इन सिटू वाटर हार्वेस्टिंग होता है। इन सिटू का मतलब होता है स्वपात्र या स्वस्थानीय तकनीकी। अगला प्रश्न है, शेल्टर बेल्ट वृक्षों एवं झाड़ियों का एक बड़ा अवरोधक है जो फसलों के खेतों में मृदा नमी संरक्षण करता है, जबकि वायुरोधी पट्टियाँ विंड ब्रेक का प्रयोजन होता है। इनका क्या उद्देश्य होता है ये पूछा है। तो तेज वर्षा से मृदा कटाव रोकना, तेज हवाओं से छोटे बगीचों को बचाना, तेज हवाओं से मृदा कटाव को रोकना, इनमें से कोई नहीं। तो हमारे सोइल इरोजन जो है मुख्य रूप से दो प्रकार से होता है, जल अपर्दन और वायु अपर्दन। तो वायु अपर्दन को रोकने के लिए ये विंड ब्रेक्स लगाए जाते हैं। तो इस प्रश्न में हमारा तीसरा ऑप्शन चाहिए, तेज हवाओं से मृदा कटाव को रोकना। निम्न में से कौन से प्रति उत्स्वेदक एंटी ट्रांसपेरेंट का उदाहरण सही है? स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप के PMA, 2,4-D एट्राजिन, रिफ्लेक्टेंट केओलिन, लाइम वाटर, फिल्म फार्मिंग, मेथेनॉल, हेक्साडेकानॉल और उपरोक्त सभी। तो ये जो है ये तीनों ऑप्शन इसके सही है। स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप PMA है, 2,4-D है, एट्राजिन है, रिफ्लेक्ट करने वाला केओलिन है, लाइम वाटर है, और फिल्म बनाने वाले हैं मेथेनॉल और हेक्साडेकानॉल। तो इसमें चौथा ऑप्शन हमारा सही है। उपरोक्त तो सभी ये एंटी ट्रांसपेरेंट का काम करते हैं। नमी की कमी की दशा में बाष्पोत्सर्जन दर को कम कर नमी संरक्षण के उद्देश्य से निम्न में किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है? साइकोसेल, जिब्रेलिक अम्ल, इंडोलेस्टिक एसिड, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो जिब्रेलिक और इंडोलेस्टिक एसिड हैं ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, वृद्धि नियामक है, और इसमें साइकोसेल जो है इसका प्रयोग किया जाता है स्टोमेटा को बंद करता है, ये बाष्पोत्सर्जन को कम करता है। अगला है, स्कैवेनेंसीज ऑक्सीडेंटल नामक ईस्ट का प्रयोग स्कैवेनेंसीज ऑक्सीडेंटल्स नामक ईस्ट का प्रयोग किस हेतु किया जाता है? मृदा फास्फेट घोलने हेतु, मृदा नाइट्रोजन स्थिति हेतु, मृदा पोटास घोलने हेतु, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका इस बैक्टीरिया का प्रयोग जो है मृदा फास्फेट घोलने का, ईस्ट का प्रयोग जो है ये ईस्ट है मृदा फास्फेट घोलने के लिए किया जाता है। शुष्क क्षेत्रों में एजोस्पाइरिलम जैव उर्वरक किन फसलों के लिए उपयुक्त है? दलहनी, सोयाबीन या मूंगफली, मक्का, ज्वार, कपास, धान, या इनमें से कोई नहीं। तो दलहनी के लिए हमको पता है कि राइजोबियम होता है, ये भी इसी कैटेगरी के हैं, सोयाबीन और मूंगफली दलहनी नहीं आते हैं तो इनके लिए राइजोबियम होता है। और एजोस्पाइरिलम जो है ये अनाज वाली फसलों के लिए होता है। तो इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। वह संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र जहाँ तक का पानी एकत्रित होकर एक जलधारा का रूप ले लेता है क्या कहलाता है? ये कहता है जैसे यहाँ से आया कोई छोटी धारा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऐसे आई कोई धारा, और इस भरे क्षेत्र को क्या कहते हैं? यानी इस पूरे क्षेत्र को हम लोग कैचमेंट वाटरशेड या कैचमेंट एरिया कहते हैं। तो इस प्रश्न में हमारा पहला ऑप्शन सही है, वाटरशेड या कैचमेंट एरिया। अगला प्रश्न देखते हैं, जिन भूमियों में निक्षालन अधिक होता है उसमें सर्वप्रथम किस तत्व की कमी परिलक्षित होती है? फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटास या सल्फर? तो नाइट्रोजन जो है ये सोल्यूबल फॉर्म में रहता है, तो ये इसमें लीची सबसे ज़्यादा हो जाता है पानी के साथ, तो इसकी कमी इस मृदाओं में सबसे पहले देखने को मिलती है। निक्षालन जिनमें अधिक होता है वहाँ पर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। अगले प्रश्न है, बांस किस कुल का पौधा है?
तो लेग्यूमिनेसी, ग्रेमिनी या पोएसी, क्रूसीफेरी या मालवेसी। हमको पता है कि सर्वाधिक तेज़ी से बढ़ने वाली घास कौन सी है, सबसे बड़ी घास ये ग्रेमिनी में कुल में जो आती है घास है, तो ग्रेमिनी कुल में आएगी, कौन सी है, बांस। तो इसमें उनका दूसरा ऑप्शन सही है। सल्फर कोटेड यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है 20%, 3%, 36% या 46%। तो सल्फर कोटेड यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंट 36% होता है और सल्फर का प्रतिशत होता है 18% होता है। चलिए अगला प्रश्न, प्राचीनतम कृषित फसल कौन सी है? सबसे पहले कृषित फसल कौन सी है? धान, गेहूँ, जौ या कोदो। तो जौ जो है सबसे पुरानी कृषित फसल है, हालांकि इसके साथ गेहूं का भी लेकिन मिला है, लेकिन सबसे पहली पुरानी प्राचीनतम कृषित फसल जो है जौ है। हड़प्पाकालीन सभ्यता से इसका प्रमाण मिलता है। गन्ने का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है तमिलनाडु में, आंध्र में, महाराष्ट्र में, पंजाब में। अगर यहाँ पर ये पूछा सबसे अधिक उत्पादन, केवल पूछा होता सबसे सर्वाधिक उत्पादन, तो ये नहीं होता, ये उत्तर प्रदेश होता। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन, तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो है आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन सही है। संपूर्ण गन्ने की बुआई करने पर नीचे की आँखों से अंकुरण कम होने का कारण है? अधिक चीनी का, कम सक्रिय आँखें, एपिकल डोमिनेंस या इनमें से कोई नहीं। तो नीचे की आँखों में अंकुरण कम होता है, इसका शीर्षस्थ प्रभाव जिसको हम लोग कहते हैं, शीर्ष प्रभाव या शीर्षस्थ प्रभाव होता है, एपिकल डोमिनेंस, और इसके कारण नीचे की आँखों में अंकुरण कम होता है। गन्ने के 1/3 ऊपरी भाग की बुआई की संस्तुति की जाती है क्योंकि ऊपरी भाग में आँखें सक्रिय होती हैं, जल विलीय शर्करा ग्लूकोज की अधिकतम होती है, कीटों एवं रोगों से सुरक्षा होती है या उपरोक्त है। तो यही अभी ऊपर वाले प्रश्न में था, एपिकल डोमिनेंस, क्योंकि वो अधिक प्रभावी होता है, वहाँ की आँखें सक्रिय होती हैं। जल विलेय शर्करा, वहाँ पर ग्लूकोज अधिक मात्रा में मिलता है ऊपरी भाग में, 1/3 भाग में। कीटों एवं रोगों से सुरक्षा होती है इस भाग का प्रयोग करने पर। तो इसमें चौथा ऑप्शन हमारा सही है, सभी ऑप्शन सही हैं। गन्ने के किले जो गन्ने के रूप में विकसित नहीं हो पाते, हरे चारे के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है सिल्वरी सूट, वाटर सूट, ट्रैक सूट या इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे किले जो गन्ने के रूप में डेवलप नहीं हो पाते, केवल चारे के लिए ही पत्तों का प्रयोग किया जाता है, उनको वाटर सूट कहते हैं। अगला गन्ने की कटाई है तो रिफ्रैक्टोमीटर द्वारा ब्रिक्स की रीडिंग होनी चाहिए 17 से अधिक, 21 से अधिक, 24 से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें उनका पहला ऑप्शन सही है, 17 से अधिक ब्रिक्स ब्रिक्स की रीडिंग जो है अधिक होनी चाहिए 17 से। गन्ने का सर्वाधिक क्षेत्रफल, उत्पादन एवं चीनी मिलों की संख्या किस राज्य में है? तो ये अभी बताया था कि गन्ने का सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है उत्तर प्रदेश में है, उत्पादन उत्तर प्रदेश में है और चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या भी उत्तर प्रदेश में है। तो इस तीसरा ऑप्शन सही है। गन्ना, आलू तथा तंबाकू में किस उर्वरक के प्रयोग से बचना चाहिए? उनकी गुणवत्ता को प्रभावित करता है, पोटेशियम क्लोराइड के प्रयोग से बचना चाहिए। चुकंदर में चीनी का औसत प्रतिशत मात्रा होती है 10 से 12%, 12 से 13%, 14 से 16% या इनमें से कोई नहीं। तो 14 से 16% चुकंदर में चीनी की मात्रा होती है। आलू एक तना है जबकि शकरकंद एक है जड़, तना या रूपांतरित पत्ती या इनमें से कोई नहीं। तो शकरकंद जो है जड़ का रूपांतरित भाग है, जड़ का रूपांतरित प्रकार है। चुकंदर लवणीय एवं क्षारीय दोनों प्रकार की भूमियों में उगाई जा सकती है। इसकी खेती भारत के किस राज्य में होती है? तो यूपी, एमपी या राजस्थान। तो चुकंदर की सर्वाधिक खेती जो है राजस्थान में होती है। लवणीय क्षारीय मृदाएं भी काफ़ी मात्रा में वहाँ पर मिलती हैं। मक्का, गन्ना एवं ज्वार हैं C3 प्लांट, C4 प्लांट या कैम प्लांट। C3, C4 या कैम या इनमें से कोई नहीं। तो मक्का, गन्ना एवं ज्वार जो हैं ये C4 प्लांट की श्रेणी में आते हैं। TPS एवं सीड प्लॉट टेक्निक संबंधित है। TPS मतलब ट्रू पोटैटो सीड, ट्रू पोटैटो सीड, और सीड प्लॉट टेक्निक जो है आलू से संबंधित है। ट्रू पोटैटो सीड और सीड प्लॉट टेक्निक आलू से संबंधित है। धान्यों के प्रोटीन में किसकी अधिकता होती है? मिथियोनिन, सिस्टीन, ग्लूटामिन या इनमें से कोई नहीं। तो सीरियल्स में ग्लूटामिन की अधिकता होती है। सोयाबीन का राज्य कहा जाता है, एमपी को सर्वविदित है, सबको पता है एमपी को में सोयाबीन सबसे ज़्यादा मिलता है। सोयाबीन में नमी की क्रांतिक अवस्था है, पौधावस्था, शाखाएं फूटना, फूलने एवं फलने की अवस्था या इनमें से कोई नहीं। सोयाबीन में सबसे जो क्रिटिकल स्टेज है सिंचाई की वो फूलने एवं फलने की अवस्था है। सोयाबीन में तेल एवं प्रोटीन का प्रतिशत मात्रा है 20 एवं 42%, 24 एवं 32%, 42 एवं 20%। तो तेल पहले है और प्रोटीन बाद में है। तो हमको ये देखना है कि प्रोटीन 42 से 44% मिलता है, तेल लगभग 20% मिलता है। तो पहला ऑप्शन
सही है। बुवाई से पूर्व दलहनों के में प्रयोग किया जाने वाला प्रभावी खरपतवारनाशी है बूटाक्लोर, फ्लुक्लोरेलिन, 2,4-D या पेंडिमिथालिन। तो इसमें जो है फ्लुक्लोरेलिन जो है वो बुआई से पहले प्री सोइंग प्रयोग किया जाता है, जो आखिरी जुताई के समय मिट्टी में मिला दिया जाता है। इकरी सेट से विकसित विश्व में अरहर की प्रथम किस्म है उपास 120, आशा, ICPH 8 या ICPL 119। तो इकरी सेट का इकरी सेट इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स है। ये हैदराबाद में 1972 में इस्टेब्लिश किया गया। ICPH 8 इसके द्वारा अरहर की पहली हाइब्रिड वैरायटी निकाली गई विश्व में। अगला है अरहर गेहूँ फसल चक्र के लिए उपयुक्त अरहर की किस्म है बहार एवं मुक्ता, लक्ष्मी, आशा, वैभव एवं शालिनी, उपास 120 और प्रभात। ये उपास 120 जो पहली हाइब्रिड किस्म है और प्रभात ये जो है अरहर गेहूँ फसल चक्र के उपयुक्त किस्म है। आलू की सबसे खतरनाक बीमारी पछेती झुलसा का रोगकारी फफूंद है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस, राइजोक्टोनिया सोलेनाई, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। तो इसका जो है ये फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस जो है पछेती झुलसा का पैथोजन है, रोगजनक है। ये सबसे खतरनाक बीमारी का रोगजनक फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस है। तंबाकू के जलने की गुणवत्ता में सुधार निम्न के प्रयोग से होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम या लोहा। तंबाकू में पोटेशियम की प्रयोग से उसके जलने की गुणवत्ता में सुधार होता है। कौन सा जोड़ा गलत है? CRRI आलू, IISR गन्ना, CICR कपास या उपरोक्त सभी। तो इसमें पहला जो है CRRI सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कटक उड़ीसा में है, वो राइस के लिए है, धान के लिए, और ये आलू लिखा है इसमें, ये गलत है। और आलू का है CPRI शिमला में, CPRI सोलन शिमला में सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये IISR जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, ये गन्ने के लिए है, ये लखनऊ में है। और CICR ये जो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च, ये नागपुर में है, ये नागपुर में है। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है जो कि CRRI कटक में है। अगला है कौन सा युग्म सही है? क्रीडा शुष्क भूमि, IPNS पोषक तत्व या DWS खरपतवार या उपरोक्त सभी। तो क्रीडा है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द ड्राईलैंड एरिया एग्रीकल्चर। तो ये है हैदराबाद में, शुष्क भूमि के लिए है ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। इंटीग्रेटेड प्लांट न्यूट्रिएंट सिस्टम, ये सही है। DWS डायरेक्टरेट ऑफ वीड साइंस। तो ये जो है चारों सही है। इसका चौथा ऑप्शन सही। सोयाबीन का राष्ट्रीय शोध केंद्र स्थित है जबलपुर में, जयपुर में, इंदौर में, लखनऊ में। तो हम जानते हैं सोयाबीन सबसे ज़्यादा MP में होता है, तो MP में कहाँ है? इंदौर में ये सोयाबीन का रिसर्च सेंटर स्थित है। मूंगफली की फसल में निराई गुड़ाई और मेडी चढ़ाना किस अवस्था पर वर्जित है? पौध के समय, पेगिंग के समय, परिपक्वता के समय या इनमें से कोई नहीं। तो पेगिंग के समय मूंगफली में निराई गुड़ाई वर्जित है, क्योंकि इससे फिर नुकसान होगा कि ऊपर पौधे से आकर के और लताएँ जो आती हैं वो वहाँ पर उसको फिक्स करती हैं ज़मीन में, उन्हीं से पेगिंग। अगर निराई गुड़ाई करेंगे तो ये लताएँ, ये जो सिराएँ हैं ये टूट जाएंगी और पेगिंग नहीं होगी, अर्थात उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, इसलिए इसमें निराई गुड़ाई वर्जित की जाती है। अगला प्रश्न है स्टेरिफिकेशन के कारण तेल में आ जाती है सरसों के तेल में, तिल के तेल में, सूरजमुखी के तेल में या धान के तेल। तो स्टेरिफिकेशन के कारण सूरजमुखी के तेल में जो है कड़वाहट आ जाती है, तीसरा ऑप्शन सही है। कपास में रुई का गिनिंग परसेंट जिसको हम लोग बोलते हैं होता है 10 से 15%, 20 से 22%, 24 से 43% या 50 से 50% से अधिक। तो कपास में रुई का गिनिंग परसेंट जो है 24 से 43, औसतन 35% होता है, तो इसमें 24 से 43% से तीसरा ऑप्शन सही है। भारत में प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता है, यानी कि जोतों का आकार छोटा है, 0.15 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति भूमि की उपलब्धता है। निम्न में सुमेलित है आलू पिछेती झुलसा, धान ब्लास्ट, गन्ना लाल सड़न, उपरोक्त सभी। तो इसमें आलू का पिछेती झुलसा सही है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस इसका रोगजनक है। धान का ब्लास्ट ये भी सही है, इसमें मैग्नापार्था ग्रेसिया इसका रोगजनक है। गन्ने का लाल सड़न कोलेटोट्राइकम फाल्केटम, ये चारों सही, तीनों सही हैं, तो इसका चौथा ऑप्शन सही है। निम्न में सुमेलित है गेहूँ करनाल बंट जो कि न्यूबोसिया इंडिका इसका
रोगजनक है। गेहूं का अनावृत कंडा अस्टिलागो सिजेटम। और तीसरा मटर पाउडरी मिल्ड्यू इरिसैफी पॉलीगोनी, ये भी सही है, तो इसमें चौथा ऑप्शन सही है। तो आज के वीडियो में साथियों इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर से जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।